भारत में ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर दवाओं की उपलब्धता और डिलीवरी का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। यह सुविधा जहां एक ओर रोगियों के लिए सुविधाजनक लगती है, वहीं कानूनी और सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल उठाती है। तो आइए समझते हैं कि बेहद सुविधा प्रदान करने वाली यह व्यवस्था आपकी सेहत के लिए कितना सही है और कानूनी रूप से कितना सुरक्षित। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ प्रसाद सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली मेल। 2025 में ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने ई फार्मेसी सर्विसेज लॉन्च की और यह ट्रेंड एक सुनामी की तरह फैलने लगा है। घर बैठे कुछ मिनटों में ही दवा पहुंच जाना बेहद सुविधाजनक भी लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह स्पीड हमारी सेहत की सुरक्षा के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। मैं आपको बताता हूं कि यह व्यवस्था कानूनी रूप से कितनी कमजोर है और स्वास्थ्य के लिहाज से कितना खतरनाक। भारत में दवाओं की बिक्री ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 के नियमों के तहत की जाती है। इन कानूनों के अनुसार शेड्यूल एच की दवाएं जैसे एंटीबायोटिक्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और पेन किलर्स केवल डॉक्टर की वैध पर्ची पर ही मिलनी चाहिए। वहीं शेड्यूल H1 में टीबी और नई एंटीबायोटिक्स जैसी दवाएं आती हैं, जिसे फार्मेसी को मरीज और डॉक्टर का रिकॉर्ड सालों तक रखना जरूरी होता है। साथ ही शेड्यूल X की दवाएं, जिनमें नशे की लत वाली दवाएं शामिल हैं और इस पर सबसे कड़ा नियंत्रण है। ये दवाएं केवल लाइसेंस्ड फार्मेसी से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की निगरानी में ही बेची जा सकती हैं। दवाओं के स्टोरेज, उसके टेम्परेचर का नियंत्रण और वैधता की जांच की जिम्मेदारी भी दवा विक्रेताओं के ऊपर होती है, जिसकी जांच भी ड्रग डिपार्टमेंट समय समय पर करता है। लेकिन क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स खुद लाइसेंस्ड फार्मेसी नहीं है, न ही इनके लिए अभी तक कोई स्पष्ट नियम है। फिर भी ये दवाएं स्टोर, सेल और डिलीवरी कर रहे हैं। हालांकि कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लोकल फार्मेसी से पार्टनरशिप का दावा करते हैं, लेकिन इनके डिलीवरी प्रोसेस में वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड रखने का अभाव दिखता है। कुल मिलाकर यह प्रैक्टिस विवादास्पद है। हालांकि इस पर कोई स्थायी बैन नहीं है, लेकिन AIOCD संस्थाएं इसे अवैध मान रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये प्लेटफॉर्म्स कैसे चल रहे हैं। क्या सरकार की चुप्पी हमारी सेहत को खतरे में नहीं डाल रही है? इस प्लेटफॉर्म से दवा खरीदना अपने घर में जोखिमों की बाढ़ लाने जैसा है। इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रिस्क्रिप्शन को तुरंत टेली कंसल्टेशन के माध्यम से मिनटों में अप्रूव कर दिया जाता है। आप ऐप पर अपनी पर्ची अपलोड करते हैं और कुछ ही मिनटों में एक कॉल आता है और तथाकथित डॉक्टर पूछताछ करता है और सेकेंडों में अप्रूव कर दिया जाता है। लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि वह डॉक्टर असली है, या कौन बताएगा कि उसकी डिग्री और स्पेशलाइजेशन क्या है? सवाल यह भी है कि क्या फोन कॉल पर किसी रोगी का डायग्नोसिस सही हो सकता है, तब जबकि पूरी मेडिकल हिस्ट्री की जांच या पूछताछ इस फोन कॉल पर नहीं की जाती। इन प्लेटफॉर्म्स से दवा मंगाकर खाने के बाद साइड इफेक्ट्स, एलर्जी या फिर तबीयत और बिगड़ जाती है तो जवाबदेही किसकी होगी? कंपनी की जो प्रॉफिट कमाने में लगी है, या फिर उस डॉक्टर की जो कभी रोगी से मिला ही नहीं? हमारे देश में एक ही पर्ची पर महीनों दवा खाने का आम प्रचलन है। कई बार तो एक ही जैसा सिम्टम दिखने पर परिवार के दूसरे लोग भी उसी पर्चे की दवा मंगाकर खा लेते हैं। ऐसे में इस चलन को रोकने के लिए क्या उपाय है, जो कि सेहत से पूरी तरह खिलवाड़ है? अगर मान लिया जाए कि किसी प्लेटफॉर्म के द्वारा नकली दवा डिलीवरी कर दी जाती है, तो उसकी शिकायत और जांच के लिए रोगी कहां जाएगा? सवाल तो यह भी है कि क्विक कॉमर्स पर H1 या X कैटेगरी की दवाओं का रिकॉर्ड चेक कैसे होता है? अगर एक प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड रखता भी है, तो अगली बार दूसरी कंपनी से ऑर्डर करने पर उस रिकॉर्ड का क्या होगा? इसके साथ ही इन कंपनियों के स्टोरेज, इनके डार्क स्टोर्स में टेम्परेचर कंट्रोल कौन चेक करता है? कुछ दवाओं की विशेष स्टोरेज की जरूरत होती है। अगर ऐसा नहीं किया गया
और अगर दवाएं स्पॉयल, इनइफेक्टिव या जहरीली हो गई तो रोगी कंपनी को किस प्रकार जवाबदेह साबित करेगा। क्रिटिकल कंडीशन में तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। कंपनियां लोकल फार्मेसी पार्टनरशिप का दावा करती हैं, लेकिन इसकी जांच कौन करता है। भारत में ऑनलाइन दवा बिक्री के लिए कोई स्पष्ट कानून है ही नहीं। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि क्विक डिलीवरी से एंटीबायोटिक्स का अनियंत्रित इस्तेमाल बढ़ सकता है। भारत पहले से ही एंटीबायोटिक मिसयूज और एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस यानी AMR क्राइसिस से गुजर रहा है। इसे लेकर प्रधानमंत्री भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। वर्ष 2021 में AMR से 2,67,000 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 9,87,000 मौतें इससे जुड़ी हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 83% भारतीय पेशेंट्स में मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स हैं। ऐसे में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बिना प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स बेचकर AMR को बढ़ावा दे रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से युवाओं में आदत लगने वाली दवाओं की पहुंच और बढ़ सकती है। इन प्लेटफॉर्म्स पर जहां एक तरफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप का अभाव दिखता है, वहीं तुरंत कंसल्टेशन से गलत ट्रीटमेंट की आशंका भी बनी रहती है। इसलिए इसे खतरनाक सर्विस की श्रेणी में डाल दिया जाना चाहिए। सवाल तो यह भी उठता है कि क्या आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि ये कंपनियां AMR क्राइसिस को रोकने के लिए कुछ करेंगी, जबकि उनका उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। 10 मिनट डिलीवरी का प्रॉमिस बंद करने से क्या फर्क पड़ेगा जब मेडिसिन सेफ्टी अभी भी खतरे में रहे। दूसरी ओर अगर कोई फेक पर्ची बनाकर दवा मंगवा ले और उसे खाने के बाद तबीयत बिगड़ जाए, तब क्या होगा। ऐसे में तो कंपनी अपना पल्ला झाड़ लेगी और आप इसकी शिकायत करने के लिए जगह ही ढूंढते रह जाएंगे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD ने 2025 और 2026 में बार बार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से अपील की है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की डिलीवरी अवैध है और फार्मेसी एक्ट 1948 और टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस का सीधा उल्लंघन है। AIOCD का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म्स बिना वैध लाइसेंस के काम कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फार्मेसीज को अवैध माना है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 2023 में फार्मेसीज को शो कॉज नोटिस जारी किए थे और 2025 में AIOCD ने फिर शिकायतें दर्ज की, लेकिन इसे लेकर सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। सुविधा अच्छी हो सकती है, लेकिन सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। ये याद रखें, स्पीड हमेशा सेफ्टी से ऊपर नहीं हो सकती।